में डीएवी स्कूल गया था, और उससे पहले भी मतलब पिछले महीने में मैं 7-8 विद्यालय जा चुका हूँ। मेरे मन में हमेशा ये बात आती थी कि काश कोई सरकारी विद्यालय भी हो जो इस प्रकार का सम्मान समारोह आयोजित करे अपने छात्रों के लिए। और ये पहला सरकारी विद्यालय है जहां मुझे बुलाया गया, इसलिए जैसे अवनीत जी बोले मैं बोला मैं तुरंत आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे कभी आज तक सरकारी विद्यालय से पुरस्कार वितरण समारोह के लिए नहीं बुलाया गया। ये एक परंपरा है जो आप सभी लोग यहाँ दूसरे विद्यालय के तो छात्र शिक्षक नहीं है, लेकिन अगर आप लोग सभी को बता सके तो हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, लड़ाई रहते हैं कि हम लोग को अपने सरकारी विद्यालयों के बच्चों के बीच जाके उनके साथ कुछ क्षण साझा करने का मौका मिले, कुछ उनसे सीखे और जो हम लोग के जीवन का अनुभव उनको बता सके, शायद वो आपके किसी काम आए। लेकिन आपके साथ आके यहाँ जो भी क्षण लोग बिताते हैं, हम लोग को आपकी नई प्रतिभा देखने को मिलती है और ये समझने को मिलता है किस प्रकार इस अभाव में भी मैं मानता हूँ कि अभी विद्यालय में बहुत सारे कमियां हैं, खामियां हैं जिनको हम लोग को दूर करना है, और इस अभाव में भी किस प्रकार आपके द्वारा इतना अच्छा प्रदर्शन किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके प्रिंसिपल साहब को बधाई देना चाहूंगा कि हाल में ही पिछले हफ्ते इन्हें राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह से सम्मानित किया गया है, और ये उनके पिछले 20 साल के जो सरकारी सेवा में उन्होंने दिया है, जिस प्रकार से विद्यालय को संवारा है और जिस प्रकार से आप लोग के भविष्य को संवारा है, उसका ही परिणाम है। मैं उम्मीद करता हूं कि न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके तमाम शिक्षकों के लिए आदर्श की तरह काम करेंगे और तमाम शिक्षक इनसे सीखेंगे किस प्रकार हमें अपने विद्यालय में तमाम कमियों के बावजूद जो उपलब्ध संसाधन है उसी का बेहतर इस्तेमाल करना है। साथ ही मैं आप सभी लोग को, खास करके बच्चों को और शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस परिसर को इतना साफ सुथरा रखा है और इस लायक बनाया है कि यहाँ बराबर लोग आ सके। अगर डीओ साहब बता रहे थे कि शायद पिछले महीना भी आए थे और अभी फिर आए दोबारा, तो अगर एक महीना में आपके डीओ साहब 2 बार आते हैं तो अवश्य आपका विद्यालय कुछ बेहतर काम कर रहा हो, सभी लोग आते हैं। आप लोग के साथ आने का मौका मिला तो मैं अपने जो अनुभव है वो कुछ आप लोग के साथ जरूर साझा करना चाहूंगा। आप लोग आज जीवन के उस मुकाम पे हैं जहां आपको अपने आगे का निर्णय लेना है। ये जो 4 साल होते हैं हमारे 9 से लेकर 12 तक, ये सबसे हमारा क्रूशियल टाइम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है जिससे हम अपनी जिंदगी के अपने कैरियर के बारे में निर्णय लेते हैं। और ये निर्णय अब आप लोग को लेना है और ये सोच के लेना है, समझ के लेना है कि एक बार जो आपने निर्णय ले लिया तो उस निर्णय के साथ आपको जिंदगी भर रहना पड़ेगा। यदि आज आपने 10th के बाद साइंस लेने का निर्णय लिया तो फिर आप 5 साल बाद जाकर उस निर्णय को बदल नहीं सकते हो कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा तो वापस। ये बात दूसरा और भी समझना है कि ये निर्णय सिर्फ इसलिए मत ले ले कि माता पिता या पड़ोसी बोल रहे हैं कि नहीं ज्यादा नंबर आया तो साइंस लेना है। इन सब भ्रांतियों से दूर हटे और निर्णय आगे आपको अपना कौन सा स्ट्रीम लेना है, कौन सा कैरियर पाथ को चूज करना, ये अपने हिसाब से बहुत आवश्यक है, क्योंकि आने वाले 30, 35, 40 साल, अधिकांश आपको की उम्र अभी 18-19 की होगी, उससे भी कुछ कम होगी, 60 वर्षों तक आपको अपने इस निर्णय के साथ जीना है। तो निर्णय वही करें जो आपको पसंद हो, किसी और के कहने पर निर्णय ना लें, दूसरों की सुने जरूर। आपके माता पिता जो हैं, आपके पड़ोसी जो हैं, आपके अग्रज हैं, उनका एक अपना अनुभव है, उनकी बात सुने अवश्य, लेकिन करें अपने मन से। आपको जो सपना देखना वो सपना आपका है, उस सपने को पूरे करने के लिए मेहनत आपको करनी है। इसलिए जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, वो भी आप डिसाइड करें, ये बहुत जरूरी है। और एक बार वो निर्णय लेने के बाद फिर पीछे मुड़ के ना देखें। आप में वो कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए कि उस निर्णय को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी करना होगा मैं करूंगा, ये बहुत जरूरी होगा। दूसरी, आप लोग अधिकांश लोग फिर उस एक कैरियर के दौर में हैं जिस समय आप एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन करेंगे। अभी आप सभी लोग अपने घर में माता पिता, दादा दादी के साथ रहते होंगे, जहाँ हमेशा कोई ना कोई रहता है जो आपको बताता है कि बेटा ये मत करो, ये बुरा है, ये करो, ये अच्छा है। आप जब मोबाइल देखते हैं तो आपको टोकने के लिए कोई रखता है, लेकिन अगले 2-3-4 वर्षों में आप बाहर निकलेंगे, अपने घर के जो कंफर्ट जोन है उससे आपको दूर निकलना पड़ेगा। आप हॉस्टल्स में जाएंगे, बहुत लोग कॉलेज में बाहर पढ़ेंगे, और उस समय आपको अकेले रहना है। और ये ट्रांजिशन जो होता है स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ का, वो भी बहुत डिफिकल्ट ट्रांजिशन होता है, और किसी समय लोग बनते या बिगड़ते हैं।
तो अपने आप को अभी से तैयार करिए किस प्रकार ये ट्रांजिशन हमको करना है ताकि हम बन सके बिगड़े नहीं। बहुत आवश्यक होता है कॉलेज जाने के साथ साथ आप अपने जो संस्कार हैं उनको बचाए रखें। वही समय होता है जब आपका असल जो कैरेक्टर है वो निकल के सामने आता है, जब आपको देखने वाला कोई नहीं रहता है, जब आपको ये बताने वाला कोई नहीं रहता कि बेटा ये काम करो, तब आप क्या काम करते हो वो आपका कैरेक्टर है। अभी से अगर आप अपने आप को उस हिसाब से ढालना प्रारंभ करेंगे तो शायद आगे की जिंदगी आपकी आसान होगी। तीसरा एक और बात मैं आप लोग कहना चाहूंगा, क्योंकि आजकल हम लोग अधिकांश लोग ये देखते हैं कि बच्चों के नंबर बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, 90%, 95% नंबर बड़े बहुत आते हैं। आप लोग शायद आपकी जनरेशन जो है, ये जो पूरा दौर है वो हमारे दौर से कहीं होशियार है। आप लोग की बुद्धिमत्ता भी हम लोग से ज्यादा है, लेकिन फिर भी लाइफ जो होता हमेशा आपको अच्छाई भी नहीं दिखाता, लास्ट में कभी कभी बुरे दौर आते हैं। और ये आवश्यक है कि आप अपने आप को बुरे दौर के लिए तैयार करें। कभी न कभी जिंदगी में हर आदमी फेल होता है, हम हुए हैं, मेरे ख्याल से आपके प्रिंसिपल साहब भी होंगे, तमाम लोग जो आपके माता पिता या शिक्षक आने कभी न कभी जरूर फेल हुए हैं। उस फेलियर के बाद हम किस प्रकार रिएक्ट करते हैं और उस फेलियर के बाद हम किस प्रकार अपने आप को संभालते हैं और फिर से लड़ाई के लिए तैयार होते हैं, वो आपको एक सही विनर बनाता है। तो जरूरत है कि अपने आप को सभी फेलियर के लिए तैयार रखें। जो असफलता आती है उस असफलता से घबराए नहीं, असफलता से सीखें। एक पुराना हीरो था सिल्वेस्टर स्टैलोन, रैम्बो एक मूवी थी, आप लोग बहुत हो सकता है देखे हो। तो उसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन बोलता है कि विनिंग इज नॉट अबाउट हिटिंग हार्ड, बहुत कस के मारने से आदमी नहीं जीतता। विनिंग इज अबाउट गेटिंग हिट एंड देन मूविंग अहेड। जब हमको चोट लगती है और फिर हम सफल चोटते हैं और फिर किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, वो डिसाइड करता है कि हमें विजेता बनने की क्षमता है या नहीं। तो ये आवश्यक है आप सभी लोग के लिए कि चाहे वो पढ़ाई की बात हो या जिंदगी की बात हो, हर आदमी कहीं ना कहीं असफल होगा। असफल होने के बाद किस प्रकार से हमको रिएक्ट करना है उस बात के लिए, और वो आपके लिए बहुत आवश्यक है। चौथी बात जो मैं आप लोग से कहना चाहूंगा विद्यार्थियों से खास करके, वो ये है कि हम लोग का जो दौर था या हमसे पहले जो दौर था, उस समय हम लोग के पास बड़ी आसानी थी कि एक चीज सीख लिया जिंदगी में, उस चीज से काम चल जाता था। यदि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया तो फिर काम चल गया, उससे पहले अगर कोई इंजीनियर बन गया तो इंजीनियर करके काम चला लेता था। आज के दौर में शायद वो बात नहीं होगा। हम लोग के समय स्किल सेट जो होता था उसका डिमांड बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता था, लेकिन आज के दौर में जब आप लोग उस अपने जीवन के दौर में पहुंचेंगे, नौकरी करने की हालत पे या सर्विस सेक्टर में जाएंगे, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी स्किल सेट की मार्केट की, वो बहुत जल्दी चेंज होती है। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार जो स्किल सेट सीख लिया उसकी बदौलत आपकी आईटी जिंदगी चल जाएगी। हमसे पहले का जो जनरेशन था उसमें आदमी एक ही नौकरी में पूरी जिंदगी गुजार देता था। अधिकांश लोग, मेरे माता पिता एक ही नौकरी में जहां ज्वाइन की वहीं से रिटायर। हम लोग के दौर में हमारे अधिकांश समकक्ष जो हमारे दोस्त हैं, मतलब जो सरकारी नौकरी में नहीं है, वो हर 3-4 साल में नौकरी बदल लेते हैं। आपके बट वो एक ही सेक्टर में रहती है। यदि कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर रह रहा है, लेकिन आपके दौर में शायद आपको हर 3-4 साल पे अपने नौकरी के साथ साथ अपना स्किल सेट बदलना पड़ेगा। वो जो एक डिमांड होगी स्किल सेट की, तो स्किल इतनी जल्दी आउटडेटेड हो रहा है कि आपको यहाँ की हर 3-4 साल में सीखना पड़ेगा। जो चीज आज से 5 साल पहले बहुत ज्यादा डिमांड में था वो शायद आज नहीं रह गया। तो आपकी जनरेशन को ये करना पड़ेगा कि आपको एडेप्टेबिलिटी अपनी बनानी पड़ेगी। और जो नया फ्रेज है कि लर्न, अनलर्न एंड देन रीलर्न, वो करना पड़ेगा। आप कोई चीज सीखें, जब तक उसका उपयोग है तब तक उपयोग किए, और उसके बाद उसको भुला के नई चीज सीखें ताकि वो आपके लिए उपयोगी बन सके। और जब आप समाज के लिए उपयोगी होंगे तभी आपका कोई वैल्यू रहेगा। वो बहुत आवश्यक है कि आप अपने आप के अंदर कितनी एडेप्टेबिलिटी ला पाते हैं, कितने अपने आप को लचीला बना पाते हैं, अपने स्किल सेट को किस प्रकार से मार्केट के हिसाब से जोड़ पाते हैं। आप लोग के स्कूल आके मुझे वाकई काफी खुशी हुई। यहाँ पढ़ाई तो अच्छी होती है, लेकिन पढ़ाई के अलावा जो को-करिकुलर एक्टिविटीज हैं, खासकर योगा, टाइक्वांडो का जो आपने प्रदर्शन किया, बच्चों ने किया, वो काफी उत्साहवर्धक था। उससे ज्यादा कुछ इस बात हुई कि आपके प्रधानाध्यापक महोदय ने बताया कि योगा और टाइक्वांडो दोनों के टीचर, तो शायद आप लोग बहुत ज्यादा ऑनरेडियम भी नहीं दे पाते, दोनों टीचर इसी स्कूल के हैं और उन्होंने यहाँ पे
एक तरीके से समाज सेवा के तौर पर दिखाना प्रारंभ किया है। तो ये दिखाता है कि कम्युनिटी कितना हेल्प करके कर रहा है स्कूल को, और आपके प्रिंसिपल साहब किस प्रकार से कम्युनिटी को मोटिवेट कर पा रहे हैं। लेकिन हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके ये जो एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में योगा या टाइकोंडो चल रहा है, हम लोग इसको फॉर्मलाइज कर ले। स्कूल की बाकी भी जो कमियां बताई गई हम लोग उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोग से यही प्रार्थना है कि देखिए कोई भी स्कूल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर या उसको जो मिलने वाला रिसोर्स उससे नहीं जाना चाहता। स्कूल जाना चाहता वहां के बच्चों से। तो आप लोग जिस प्रकार से मेहनत करते रहे इसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे तो आपका स्कूल आगे जरूर बढ़ेगा। रिसोर्स वो नहीं हो, रिसोर्स के कारण कोई स्कूल नहीं जाना जाता है। हम किसी भी स्कूल को वहां के बच्चों की सफलता से आते हैं। आपको सफल बनना है जिंदगी में, आपको आगे बढ़ना है, और आप आगे बढ़ोगे तो स्कूल अवश्य आगे बढ़ेगा। आज के दिन में, आज के समय सबसे अच्छी बात यह है कि जो इंटरनेट का उपयोग है उसके कारण शायद शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के बीच रिसोर्स का जो गैप था वो बहुत हद तक कम हो चुका है। आपके विद्यालय में तो अच्छे शिक्षक हैं ही, लेकिन अगर आप YouTube पे जाओ, आप गूगल करो तो आपको बहुत सारे टीचर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं जिससे आप सब कुछ पढ़ सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं जिसके लिए आपको YouTube पे 5-6 क्लासेस ना अवेलेबल हो। आवश्यकता है कि आप लोग की टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अपने आप को अपग्रेड करें और ये इंश्योर करें कि आप अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए आदर्श